हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भाई आपके साथ हिंदी के जो यूपी टेट में हिंदी के जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जो सिलेबस होता है उसका डेली हम एक टॉपिक आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उदाहरण के साथ, विस्तृत व्याख्या के साथ आपको समझाया जाता है कि वो टॉपिक क्या होता है, भाई उससे क्या संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम डिटेल चर्चा करते हैं इस क्लास में। तो आज की हमारी क्लास है क्रिया के ऊपर। जो आपकी क्रिया होती है, वर्ब, जो आप वर्ब बोलते हैं, कि क्रिया किस प्रकार की होती है। जैसे आपकी सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये सभी आपकी क्रियाएं जो होती हैं ये आपके यूपी टेट में बहुत पूछी जाती हैं। तो इन्हीं को आप डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। देखिए, टॉपिक है हमारा आज का क्रिया। क्रिया क्या होता है? क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने की अवस्था या घटित होने का बोध होता है। यानी कि किसी कार्य का होना, होने की अवस्था और घटित होने का बोध होता है, वो आपकी होती है क्रिया। अर्थात वाक्य में जो शब्द यह बताए कि क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, वही क्रिया कहलाती है। कि भाई जो शब्द ये बताए कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, वही शब्द आपका क्रिया कहलाता है। अब उदाहरण से समझिए इसको। जैसे उदाहरण क्या है? राम खेलता है, सीता पढ़ रही है, बच्चा सो रहा है, फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? क्या हो रहा है? राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। आपका क्या 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 किया जा रहा है? मतलब खेला जा रहा है, राम खेल रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर क्रिया? खेलना। सीता क्या कर रही है भाई? पढ़ रही है। तो क्रिया क्या हुई? पढ़ना। बच्चा सो गया, है ना, फूल खिलते हैं। तो ये सभी यहाँ पर ये क्रियाएं होती हैं। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में खेलता है, पढ़ रही है, सो गया, लिखते हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। अब देखिए आगे देखते हैं भाई, ये तो क्रिया की परिभाषा थी। अब देखते हैं क्रिया के प्रकार की। क्रिया कितने प्रकार की होती है? देखिए, क्रिया को मुख्य रूप से निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाई? पहला आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा द्विकर्मक क्रिया, चौथा संयुक्त क्रिया, पांचवा आपका प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 6 पर आती है पूर्वकालिक क्रिया और 7 पर आती है आपकी सहायक क्रिया। तो देखिए, इन 7 प्रकारों में मुख्य रूप से क्रिया को बांटा जा सकता है। तो आइए इन सभी को समझते हैं एक एक करके डिटेल में, उदाहरण के साथ समझते हैं कि भाई अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। इन सभी को समझते हैं। चलिए भाई आगे। अब पहला आता है आपका सकर्मक क्रिया। क्या आता है दोस्तों? पहला आता है आपका सकर्मक क्रिया। अब जिस क्रिया का प्रभाव कर्म, यानी ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोल देते हैं, कर्म पर पड़ता है और जिसमें कर्म आवश्यक होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। भाई क्या सीधा सीधा ये है कि जिस वाक्य में आपका कर्म की प्रधानता हो, कर्म उपलब्ध हो, है ना, कर्म आवश्यक हो, वो आपका होता है सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, वो आपकी होती है सकर्मक क्रिया। इसमें क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। आपका क्या या किसे को प्रश्न करोगे जब आप वाक्य में, तो आपको उत्तर मिलेगा, तो वही आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण, राम ने फल खाया। क्या खाया भाई? फल। क्या खाया राम ने? फल खाया। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है यहाँ पर, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर सीता ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। आपको जवाब मिला। क्या लिखा भाई? पत्र लिखा। तो मोहन ने किताब पढ़ी। क्या पढ़ा या क्या पढ़ी भाई? किताब पढ़ी। तो यहाँ पर जो आपके क्या पढ़ा, क्या लिखी, जो कौन या किसे, जो प्रश्न करने से आपको उत्तर मिला भाई, तो यहाँ आपका क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता, यहाँ पर कर्म हो रहा है। तो ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। क्या हो गई भैया? ये होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अब देखिए नंबर 2 पर आती है आपकी अकर्मक क्रिया। अब ये क्या होती है, इसको और समझते हैं भाई। देखिए अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर नहीं पड़ता और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। भाई सीधा सीधा जहाँ पर आपको कर्म की उपलब्धता नहीं मिले, कर्म नहीं मिले और कर्म की जो आवश्यकता नहीं पड़ती है जहाँ पर, वहाँ आपकी होती है अकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, अकर्मक, कर्म की आवश्यकता ही नहीं है और उपलब्ध नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो थी आपकी अकर्मक क्रिया। इसमें क्या या किसे पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है। क्या हो भाई? अकर्म सकर्मक में क्या हो रहा था? सकर्मक, यानी कर्म के साथ। तो वहाँ तो कर्म जरूरी है, वहाँ कर्म उपलब्ध होगा और जो क्रिया है वो कर्म पर डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ क्या है, क्या नाम है, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्रिया का और कर्म की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे इसमें क्या या किसे करने पर, प्रश्न पूछने पर कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, और जबकि सकर्मक में उत्तर मिलता था आपको। उदाहरण से समझिए भाई, बच्चा रोता है। क्या करता है? बच्चा रोता है। सूरज उगता है, राम दौड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। तो ये होगी आपकी
अकर्मक क्रिया। ये क्या हो जाएगी भाई? ये अकर्मक क्रिया। अगला क्या आता है भाई? अगला आता है आपका द्विकर्मक क्रिया। क्या आता है दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया। देखिए नाम से स्पष्ट होना चाहिए आपको, द्विकर्मक मतलब जहाँ दो कर्म हो, है ना। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। तो उदाहरण क्या है? शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई, राम ने सीता को उपहार दिया। तो यहाँ पर दो कर्म, जहाँ पर दो कर्म उपस्थित हों वहाँ आपकी होती है द्विकर्मक क्रिया। यहाँ किसे और क्या दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। यहाँ मतलब जैसे भाई देखिए, शिक्षक ने किसे पाठ पढ़ाया? छात्र को पाठ पढ़ाया, आपको उत्तर मिला। और शिक्षक ने क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया, तब भी उत्तर मिला आपको। तो कर्म कितने हो गए? दो कर्म हो गए। जैसे ही माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई, माँ ने किसको कहानी सुनाई? बच्चे को सुनाई, उत्तर मिला आपको। किसको सुनाई भाई? बच्चे को सुनाई। और क्या नाम है? माँ ने क्या सुना? बच्चे को क्या सुनाया है? क्या सुनाया? तो कहानी सुनाई। बच्चे को क्या सुनाई भाई? माँ ने कहानी सुनाई, तो तब भी उत्तर मिला आपको। तो यहाँ पर दो कर्म है, तो वहाँ आपकी होती है द्विकर्मक क्रिया। ऐसे ही राम ने सीता को उपहार दिया, तो ये आपकी होती है भाई द्विकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगले आती है आपकी संयुक्त क्रिया। क्या होती है दोस्तों? संयुक्त क्रिया। अब जैसे देखते हैं भाई, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ देती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या भाई? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर के एक ही अर्थ देती हैं तो उसको बोला जाता है आपका संयुक्त क्रिया। ठीक है भाई। अब उदाहरण देखते हैं भाई। वह खाना खा रहा है, मैं घर जा चुका हूँ, वह काम कर लिया है, बच्चा रो पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ दे रही हैं कि वह खाना खा रहा है। भाई खाना खाया जा रहा है और वह कौन खा रहा है? वह खा रहा है। तो यहाँ पर और मैं घर जा चुका हूँ, बच्चा काम कर लिया है, बच्चा रो पड़ा। तो रोना और पढ़ना यानी जो आपकी दो क्रियाएं मिलकर आपका एक ही अर्थ दें वो होती हैं आपकी संयुक्त क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन का, तो यहाँ पर होती हैं वो संयुक्त क्रियाएं। ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या आता है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है उसको समझते हैं भाई। क्या है भाई ये? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है भाई। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए क्या भाई कि जब कर्ता जो होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से कार्य कराता है, तो वो होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण, राम ने नौकर से घर साफ करवाया। किसने करवाया? राम ने। किससे करवाया? नौकर से। खुद तो नहीं करा उसने, नहीं, नौकर से कराया। तो वो होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने बच्चे से काम करवाया। भाई माँ ने खुद ने नहीं करा, बच्चे से करवाया। तो यानी कि स्वयं से काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाया जाता है, तो वहाँ होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे शिक्षक ने छात्रों से पाठ याद करवाया, तो शिक्षक ने थोड़ी याद करा, बच्चों ने याद करा। तो स्वयं नहीं करके दूसरों से आप काम करवाते हैं, तो वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है भाई। अगला आता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। क्या आती है भाई? पूर्वकालिक क्रिया। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। जब एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और उसके बाद दूसरा कार्य होता है, तो पहले कार्य की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक भाई नाम से स्पष्ट होना चाहिए, पूर्वकालिक है ना, यानी कि जब कोई कार्य पहले समाप्त हो गया और दूसरा कार्य शुरू हो गया, तो जो पहले का कार्य समाप्त हुआ था उसकी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण से समझ आएगा भाई। उदाहरण देखिए, वह खाना खाकर सो गया। वह उसने क्या करा? पहले खाना खाया था और फिर सो गया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? खाकर। क्या? खाकर। पहले क्रिया कौन सी? पूर्व मतलब पहले में हुई है जो क्रिया, है ना। पहले क्या हुई? वह उसने खाना खाया था, वह खाना खाकर और फिर सो गया। फिर क्रिया क्या है? सो गया। तो पहली क्रिया क्या है यहाँ पर? खाकर, है ना। तो ये होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे अगला क्या है? राम स्कूल जाकर पढ़ा। क्या? राम स्कूल गया पहले, तो फिर पढ़ा। तो पहले क्या हुआ? गया, उसका जाना, जाकर। तो आपकी क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे ही पुस्तक पढ़कर उसने परीक्षा दी। तो पहले पुस्तक पढ़ी, बाद में परीक्षा देने का कार्य हुआ। तो पहले क्या कार्य हुआ था? तो पढ़ने का। तो वो पढ़कर जो है वो आपकी यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो गई। कुल मिलाकर जो वो एक कार्य समाप्त हो जाता है तो दूसरा कार्य शुरू होता है, तो वो पहले वाली क्रिया जो होती है वो होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। नाम से समझ आना चाहिए भाई, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं भाई। कुछ अगला आता है आपका सहायक क्रिया। क्या आता है दोस्तों? सहायक क्रिया। अब ये क्या होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब आप इंग्लिश में बोल देते हैं। वही है भाई कि जैसे है, था, थी, रह रही है, चुका है, सकता है इत्यादि। उदाहरण, वह खेल रहा है। खेलना और है क्या यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है ना। सीता पढ़ रही है, पढ़ रही थी। तो यहाँ पर ये थी, जो थी क्या है? ये आपका सहायक क्रिया है। मैं काम कर चुका हूँ क्या है? सहायक क्रिया है। तो जहाँ पर आपका मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं जो क्रियाएं, वो होती हैं आपकी
मुख्य क्रिया। ये तो आसान है, ये तो सभी को पता होगा भाई। जहाँ हैं, थी, हूँ सहायक क्रिया हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए इसमें क्या है भाई कि हर वाक्य में कम से कम एक क्रिया होती है। बिल्कुल है भाई, कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया तो होती है। क्रिया लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है, सही बात है। लिंग क्या है कर्ता का, वचन क्या है, पुरुष क्या है, उसके अनुसार क्रिया भी बदलती है। और क्रिया के काल क्या होता है, वर्तमान भूत भविष्य के अनुसार भी बदलती है। क्या होती है भाई, क्रिया वर्तमान भूत भविष्य के अनुसार भी बदलती रहती है। तो ये तो ध्यान देने योग्य बातें हैं भाई कि कैसे कैसे क्रिया का फॉर्म बदलता रहता है। अब एक संक्षिप्त सार और देखते हैं इसको। अभी हमने जो ऊपर पूरा पढ़ा कि क्रियाओं के बारे में, इनकी पहचान करना, उदाहरण, तो इनको एक शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त सार में देखते हैं भाई। यहाँ पर सारी क्रिया लिखी हुई आपके सामने, क्रिया का प्रकार, पहचान करना और उदाहरण। देखिए सबसे पहले पढ़ा था हमने सकर्मक, सकर्मक, कर्म के साथ, यानी जहां पर कर्म की प्रधानता हो, यानी कर्म आवश्यक हो, वहां आपका राम ने फल खाया। आपका अगला क्या आता है, अकर्मक, जहां पर कर्म उपलब्ध नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म जरूरी नहीं होता है, तो कर्म नहीं होता है यहाँ पर, जैसे बच्चा रोता है। ठीक है, अगला क्या है, द्विकर्मक, जहां आपका नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, कर्मक कर्म जहां दो कर्म हो, माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई, है ना। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं मिलकर के एक ही अर्थ देती हैं, जैसे खा रहा है ना, खाना और रहा है, तो एक ही अर्थ तो एक ही है भाई, खाना खा रहा है। तो यहाँ पर वो होती है आपकी संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, स्वयं से कार्य ना कर करके दूसरों से कार्य करवाना, वो होती है आपकी, क्या होती है वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने नौकर से झाड़ू लगवाई, तो क्या हुआ उसमें भाई, मैंने काम थोड़ी करा, स्वयं नहीं करा, दूसरे से करवाया, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया, भाई पूर्वकालिक क्रिया वो होती है, कार्य पहले पूरा हुआ और उसके बाद कोई दूसरा कार्य शुरू हुआ, तो जो कार्य शुरू हुआ हो चुका है, वो जो पहले वाली क्रिया है, मतलब कार्य जो हो चुका है, वो क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई। सहायक क्रिया क्या होती है भाई, मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है, तो सभी को पता होगा, आसान सी है, था, है, हाँ, ही, जा, रहे, हम जो इंग्लिश में बोल देते हैं, वो आपकी मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका टॉपिक, क्रिया। भाई क्रिया क्या होती है, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कौन सी क्रिया को हम किस प्रकार पहचानेंगे, आपकी पहचान और उदाहरण के साथ बताया है। परिभाषा भी बताई है कि भाई इस क्रिया की क्या परिभाषा है, क्या होती है, इन सभी को हमने विस्तृत रूप में आपको समझाया है। आज के बाद आपको क्रिया में शायद ही आपको दिक्कत आएगी भाई, आप आसानी से क्रिया के सवालों को कर पाएंगे। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।